दोस्तों आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोगों की स्टडी बहुत बढ़िया चल रही होगी। और शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो आप इसे जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल भी शर्म मत कीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। हम दोस्तों आज करेंगे हीगल। हीगल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि भाई इसने हीगल के विचारों को लेकर आगे बहुत सारे थिंकर्स ने बहुत सारा काम किया, बहुत सारे सिद्धांत दिए, तो इस वजह से भी हीगल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। अब कहा जाता है हीगल 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 क्यों, तो हीगल को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। हीगल के बारे में कहा जाता है कि हीगल दार्शनिकों का राजा नहीं बल्कि राजाओं का दार्शनिक है। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे जो थिंकर्स थे जो बाद में आए, उन्होंने हीगल से बहुत सारी के जो विचार थे उनको लेके, ठीक है, उसके दर्शन को लेके आगे बढ़ाया और उन्होंने काफी ख्याति प्राप्त की, ठीक है ना। तो हीगल के विचारों का प्रभाव कार्ल मार्क्स पे पड़ा, ग्रीन पे पड़ा, बोसांकी पे पड़ा, टर्स्की पे पड़ा। ये सारे के सारे बहुत बड़े विचारक थे, ठीक है ना। तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, ये दार्शनिकों का राजा है। क्या है? दार्शनिकों का, सॉरी, राजाओं का दार्शनिक है, ठीक है ना। क्या है? ये राजाओं का दार्शनिक है, क्योंकि इसके विचार को लेके बहुत सारे जो है वो लोग, उन्होंने बहुत सारे जो विचारक थे, थिंकर्स थे, उन्होंने ख्याति प्राप्त कर ली, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना। अगर ये क्वेश्चन आए कि भाई क्या बोलते हैं राजाओं का दार्शनिक कौन है, तो वो हीगल है, ठीक है ना। हीगल के विचारों का प्रभाव समाजवाद पे देखा गया दोस्तों, साम्यवाद पर देखा गया, और 20वीं शताब्दी में फांसीवाद और नाजीवाद के उदय का कारण भी हीगल का देवीय सिद्धांत है। क्या है? हीगल का देवीय सिद्धांत है, क्योंकि दोस्तों फांसीवाद, नाजीवाद और हीगल, ये तीनों ही क्या है, राज्य को महत्व देते हैं। क्या बोलते हैं? राज्य की सत्ता को महत्व देते हैं, ठीक है ना। आगे हम पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा अच्छे से ये भी। हीगल के विचारों को जर्मनी में कौन, किसने? हिटलर ने। और इटली में किसने? मुसोलिनी ने मूर्त रूप दिया, मूर्त दिया। हीगल के विचारों से ये बहुत प्रभावित थे, और हीगल के विचारों को इसने हिटलर, जर्मनी और इटली में हिटलर और मुसोलिनी ने इसको लागू किया, ठीक है ना। और हिटलर, अच्छा, इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था स्टुटगार्ट में 1970 में। हीगल ने 1807 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, ठीक है ना। क्या? फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, ठीक है। इसमें क्या दंडात्मक पद्धति का वर्णन किया। इसने किसका वर्णन किया? दंडात्मक पद्धति का वर्णन किया। हीगल ने नेपोलियन को महानायक और विश्वात्मा कहा। क्या कहा? हीगल ने नेपोलियन को महानायक, विश्वात्मा कहा। हीगल ने नेपोलियन की मृत्यु पर कहा कि यह विश्व इतिहास स्तर की ट्रेजेडी है, मतलब एक इतिहास में बहुत बड़ी घटना है, ठीक है। किसकी मृत्यु? नेपोलियन की मृत्यु, ठीक है। हीगल की रचनाएं हैं दोस्तों, इसको ध्यान से समझिएगा। ये फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट के अंदर में क्या कहता है, अपनी इस पुस्तक में हीगल ने विश्व आत्मा का विचार दिया। तो किसका विचार दिया? विश्व आत्मा का विचार दिया। किसमें दिया? इसमें दिया, फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट के अंदर में, ठीक है ना। अब साइंस ऑफ लॉजिक के अंदर में क्या करता है दोस्तों, इस पुस्तक में वह द्वंद्वात्मक का क्रमबद्ध विश्लेषण करता है। क्या करता है? द्वंद्वात्मक का क्रमबद्ध विश्लेषण करता है। कंफ्यूज मत होना दोस्तों, वर्णन किसके अंदर में किया है? पद्धति का वर्णन किसने किया है? फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट के अंदर में किया है दोस्तों। और क्रमबद्ध विश्लेषण कहाँ किया है? साइंस ऑफ लॉजिक के अंदर में करना है, ठीक है ना। अगर आएगी क्रमबद्ध विश्लेषण कहाँ किया है, तो वो आया साइंस ऑफ लॉजिक के अंदर में। और वर्णन किसमें किया है? द्वंद्वात्मक पद्धति का। द्वंद्वात्मक है दोस्तों, ये क्या है? द्वंद्वात्मक है, द्वंद्वात्मक, ठीक है ना। द्वंद्वात्मक पद्धति का इसने वर्णन कहाँ किया है? वो क्या? फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट में। और साइंस ऑफ लॉजिक के अंदर में इसने क्या किया है कि द्वंद्वात्मक का क्रमबद्ध विश्लेषण किया है, ठीक है ना। द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलॉसफी, अपनी इस पुस्तक में हीगल ने अधिकारों, ठीक है, अधिकारों व स्वतंत्रता का विस्तृत विवेचन किया है, ठीक है ना। किसमें किया है? द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलॉसफी में, ठीक है ना। फिलॉसफी ऑफ लॉ एंड फिलॉसफी ऑफ राइट, अपनी इस पुस्तक में हीगल ने स्वतंत्रता का विवेचन किया है। क्या क्या है? स्वतंत्रता का विवेचन किया है। हिस्ट्री ऑफ जर्मनी, अपनी इस रचना में हीगल ने केंद्रीयकृत जर्मन की बात की है। तो किसमें की है केंद्रीयकृत जर्मन की बात? किसमें की है? आपका हिस्ट्री ऑफ जर्मनी। एक मिनट में जरा एक बार चेक कर लूं, हिस्ट्री ऑफ जर्मनी है क्या है ये।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी है दोस्तों। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। ये क्या है? यह है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। मुझे लग ही रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, ठीक है ना। ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी में क्या करता है? केंद्रीकृत जर्मनी की बात करता है, मतलब एक संयुक्त केंद्रित जर्मन, ठीक है ना, जहां पे डिवाइडेड ना हो, अलग अलग राज्य ये सब ना हो, एक केंद्रीय, एक मजबूत केंद्रीकृत जर्मनी की बात करता है। द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, अपनी इस पुस्तक में हेगल ने इतिहास की द्वंद्वात्मक व्याख्या की है। किसमें की है? अब देखो दोस्तों, इसने अपनी पुस्तक द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री के अंदर में इतिहास की द्वंद्वात्मक बात की है। तो आप इतिहास की द्वंद्वात्मक की बात हो तो देखो यहाँ पे भी इसकी बुक में हिस्ट्री आया है और यहाँ पे भी क्या आया है? इतिहास आया है। तो यहाँ से आप इसको समझ जाना कि द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री के अंदर भी इसने इतिहास की द्वंद्वात्मक व्याख्या की है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, आपका द्वंद्वात्मक पद्धति का वर्णन किसमें करता है? वो फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट के अंदर में करता है। साइंस ऑफ लॉजिक के अंदर इसमें क्या है? द्वंद्वात्मक का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। और द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री के अंदर में इसका क्या करता है? इतिहास की द्वंद्वात्मक व्याख्या करता है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये क्या है? हीगल हीगल क्या है? हीगल के बारे में कुछ इंपोर्टेंट तथ्य हैं। हीगल विश्व आत्मा की बात करता है। क्या करता है? विश्व आत्मा की बात करता है, बहुत इंपोर्टेंट है। हीगल के आध्यात्मिक विचारों की धुरी क्या है? विश्व आत्मा है, ठीक है ना। मतलब क्या है? इसके जो हीगल के जो आध्यात्मिक विचार है उनकी धुरी क्या है? विश्व आत्मा है। मतलब उसकी प्रमुखता किस क्या है? विश्व आत्मा की ही को ही प्रमुख रखता है ये, ठीक है ना। हीगल ने संपूर्ण इतिहास की घटनाओं को एक विकास क्रम में जोड़ा है। उसने क्या किया कि इसने सारी की सारी जो जितनी भी घटनाएं उसको एक क्रम में रख दिया है, एक क्रम में डाल दिया है विकास, ठीक है ना। और विकास को एक अनवरत रूप दिया है। हीगल ने विकास को एक अनवरत प्रक्रिया कहा है, मतलब जो रुकती नहीं है, चलती रहती है, उसको कहते हैं अनवरत प्रक्रिया कहा जाता है, ठीक है ना। तो विकास को क्या कहें? विकास जो है वो निरंतर चलता रहता है। हीगल ने क्या कहा कि इतिहास में घटित होने वाली घटनाएं विश्व आत्मा के विकास का परिणाम है। क्या है कि जैसे जैसे विश्व आत्मा विकास करता है तो घटनाएं, इतिहास की घटनाएं में जो घटनाएं घटित होती हैं, इतिहास में जो घटनाएं घटित होती हैं वो क्या है? विश्व आत्मा के विकास का परिणाम है। क्या है? विश्व आत्मा के विकास का परिणाम है, ठीक है ना। हीगल जैसे जैसे घटनाओं का विकास हुआ वैसे वैसे विश्व आत्मा का भी विकास हुआ है, ठीक है ना। विश्व आत्मा को आप राज्य से समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो? विश्व आत्मा को राज्य समझ सकते हो आप, ठीक है। तो क्या है कि जैसे जैसे घटनाओं का विकास हुआ वैसे वैसे विश्व आत्मा का विकास हुआ या राज्य का विकास होता चला गया, ठीक है। हीगल जड़, चेतना, आत्मा और प्रकृति में अंतर देना जरूरी नहीं समझता, ठीक है ना। क्या कहता है? जड़, चेतना, आत्मा और प्रकृति में अंतर नहीं देता क्योंकि ये सब विश्व आत्मा के रूप हैं, ठीक है ना। इसीलिए वो क्या कहता है? जड़ के बारे में नहीं बोलता है, चेतना के बारे में नहीं बोलता है, आत्मा और प्रकृति के बारे में नहीं बोलता है, क्योंकि वो ये ऐसा मानता है कि ये सारी चीजें क्या है? विश्व आत्मा के ही रूप हैं। इसीलिए उसने सिर्फ विश्व आत्मा की बात की है, जड़, चेतन, आत्मा और प्रकृति की बात उसने नहीं की है, ठीक है ना दोस्तों। क्या कहता है वो? हीगल ये समझता है कि जड़, चेतना, आत्मा और प्रकृति ये क्या है? कि ये सारे के सारे विश्व आत्मा के रूप हैं। इसीलिए जड़, चेतना, आत्मा और प्रकृति का मतलब के बारे में को समझना समझाना जरूरी नहीं है। जरूरी है विश्व आत्मा को समझना और विश्व आत्मा को समझाना, ठीक है। संसार के अंदर कितनी वस्तुएं आती हैं? सब विश्व आत्मा के अंदर आती हैं। किसमें आता है? विश्व आत्मा के अंदर सारी चीजें आती हैं। विश्व आत्मा जो है मकड़ी के जाले के समान है। क्या है? मकड़ी के जाले के समान है। मतलब जैसे आप विश्व आत्मा, आप मकड़ी का जाला देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मकड़ी का जाला शुरू कहां से किया गया है और खत्म कहां पे होता है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत उलझा हुआ रहता है, इधर उधर निकले रहते हैं उसके अंदर में कई सारे, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि भाई मकड़ी का जाला शुरू कहां से हुआ, खत्म हुआ। उसी तरह से आप विश्व आत्मा को नहीं समझ सकते कि भाई कहां से आया और कहां पे ये खत्म होगा, कैसे कैसे कुछ नहीं समझ सकते। तो वही बात ये क्या कहते हैं? हीगल कहते हैं अपने विश्व आत्मा के बारे में, ठीक है ना। आपको जैसे जड़, चेतना, आत्मा ये सब कोई सब ना समझ में आए ना तो आप गूगल करके ना इसको सर्च कर लिया कीजिए, ठीक है ना, आपको क्लियर हो जाएगा। अब हीगल की विश्व आत्मा की अवधारणा क्या है? विश्व आत्मा की विशेषता है सतत गतिशीलता। क्या है? ये जो है ये लगातार गतिशील रहता है, ठीक है ना। क्या रहता है? ये लगातार गतिशील रहता है, मतलब विकास करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है विश्व आत्मा, ठीक है ना। इसी आधार पर हीगल ने द्वंद्वात्मक सिद्धांत दिया। इसी आधार पर क्या दिया? द्वंद्वात्मक सिद्धांत दिया
हीगल से पहले सुकरात ने द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया। क्या किया? द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया। तो क्वेश्चन आया कि सबसे पहले द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किसने किया? तो सुकरात ने किया। क्योंकि दोस्तों सुकरात जो था वो क्या करता था कि जहां कहीं भी जाता था अपने आगे पीछे शिष्यों का घेरा बना लेता था और किसी राजनीति से संबंधित या नैतिकता से संबंधित कोई प्रश्न उनके सामने डाल देता था और फिर उनसे जवाब मांगता था। फिर वो जवाब देते थे। फिर हीगल क्या करता था? उनके तर्क को काट देता था, फिर उनसे जवाब लेता था और फिर उसके बाद फिर उसको वो क्या करता था? हीगल आपका सुकरात उत्तर देता था। तो ये एक द्वंद्वात्मक हो गया कि दो विचारों का वहां पे द्वंद्व होता था, तो इसी को द्वंद्वात्मक कहते हैं। तो इसका सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो इसने सुकरात ने किया था। ठीक है ना दोस्तों। हीगल का द्वंद्वात्मक अरस्तु के राज्य चक्र के अनुसार है दोस्तों, राज्य चक्र के अनुसार है अरस्तु के। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो कहता है ना कि भाई पहले राजतंत्र आएगा, ठीक है ना, राजतंत्र आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा दोस्तों? ये इसके अंदर लड़ाई झगड़ा कलेशबाजी होगी। फिर उसके बाद कौन सा आएगा? राजतंत्र के बाद कुलीन तंत्र आ जाएगा, ठीक है ना, कुलीन तंत्र आ जाएगा, ये धनिक तंत्र, फिर उसके बाद गुट तंत्र आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, इस तरह से 6 व्यवस्थाएं हैं ना, वो सारी की सारी क्या होती है? चक्र रूप में आती रहती हैं। क्या होती है? चक्र रूप में आती रहती हैं। ठीक है। और फिर अंत में फिर क्या होगा? राजतंत्र आ जाएगा। ठीक है ना। तो यही कहता है कि भाई क्या होता है कि भाई प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ठीक है ना। राजतंत्र की प्रतिक्रिया हुई तो कुलीन तंत्र आ गया, कुलीन तंत्र की प्रक्रिया हुई गुटतंत्र आ गया, गुटतंत्र की प्रक्रिया हुई तो बहुतंत्र क्या होते हैं आपका बहुतंत्र है, इस तरह का आ गया। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं आपका वो आ गया प्रजातंत्र आ गया। ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि क्रिया की प्रतिक्रिया होगी और राज्य का चक्रीय परिवर्तन होता रहेगा। ठीक है ना। तो हीगल ने द्वंद्वात्मक सिद्धांत को वाद कहा, प्रतिवाद कहा और संवाद तक लेके गया। किसको ले गया? अपने द्वंद्वात्मक सिद्धांत को वाद, प्रतिवाद और संवाद तक ले गया। ठीक है ना। और इसको और बढ़िया से अच्छे से जो डिफाइन किया वो किया था कार्ल मार्क्स ने। उसने उनका जो भौतिकवादी जो सिद्धांत है वो उसी की व्याख्या है। ठीक है ना। अब क्या है? हीगल के अनुसार विश्वात्मा के विकास क्रम में राज्य का विशिष्ट स्थान है। क्या कहता है कि भाई विश्वात्मा के विकास क्रम में राज्य का विशिष्ट योगदान स्थान है। ठीक है ना। क्या है? हीगल मानता है कि मानव सभ्यता का विकास टेढ़ा मेढ़ा हुआ है। क्या कहता है कि भाई टेढ़ा मेढ़ा हुआ है, मतलब एक सीधी प्रक्रिया में नहीं हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा हुआ है। कभी कोई घटना होती है, कभी कोई घटना होती है, तो क्या है? ये टेढ़ा मेढ़ा है। ठीक है ना। और इसके बारे में पता आध्यात्मिक चिंतन वह बुद्धि से लगाया जा सकता है। अभी कहता है अगर आपको टेढ़ा मेढ़ा विकास के बारे में समझना आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आध्यात्मिक चिंतन और बुद्धि से पता लगा सकते हैं। ठीक है ना। और यह पता द्वंद्वात्मक पद्धति द्वारा लगाया जा सकता है। तो आपके सामने एक क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है कि भाई राज्य के बारे में जो पता लगाया जा सकता है किससे लगाया जा सकता है? ठीक है ना। तो वो क्या है? द्वंद्वात्मक पद्धति से लगाया जा सकता है। ठीक है ना। मानव विकास की प्रक्रिया गतिशील व द्वंद्वात्मक है। क्या है? मानव के विकास की प्रतिक्रिया क्या है? विकास की प्रक्रिया क्या है? गतिशील है, मतलब ये हरदम आगे बढ़ता रहता है। ठीक है ना। गति करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। और द्वंद्वात्मक है। और द्वंद्वात्मक में कैसे है उसके बता देते हैं। इसके 3 चरण है दोस्तों। क्या है? 3 चरण है। पहला है वाद। क्या है दोस्तों? पहला वाद है, दूसरा प्रतिवाद है और तीसरा संवाद है। ठीक है ना। मानव बुद्धि अपूर्ण है जिसके द्वारा आंशिक सत्य का ही बोध होता है। अब दोस्तों अगर आप कोई कहता है कि मैं बहुत ज्यादा बुद्धिमान हूं तो ये सत्य नहीं है। ठीक है ना। कोई भी पूर्ण रूप से बुद्धिमान नहीं होता है। ठीक है। मानव बुद्धि क्या है? अपूर्ण है जिसके द्वारा आंशिक सत्य का ही बोध होता है। ठीक है ना। क्या होता है? मतलब थोड़ा सत्य, आंशिक सत्य का कोई हिस्सा होता है उसका ही पता चलता है दोस्तों। जैसे कि आज से आप कई साल पहले चले जाओगे तो हमें लगता था कि भाई सूरज क्या है? सूरज है और क्या बोलते हैं? सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। क्या है? कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। अगर आप बहुत पहले चले जाओगे तो क्या लगता था कि सूरज क्या है? सूर्य का गोला है और सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। लेकिन अभी क्या है कि हमारी बुद्धि का विकास हुआ, हमको ज्यादा ज्ञान हुआ, तो अब हमें पता है कि भाई सूरज नहीं घूमता है, सूरज अपनी जगह पे, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है। ठीक है ना। तो वही बात ये कहता है कि मानव बुद्धि अपूर्ण है जिसके द्वारा आंशिक सत्य का ही बोध हो सकता है, मतलब थोड़ा ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। बुद्धि धीरे धीरे सत्य की ओर उन्मुख होती है, मतलब सत्य को जानती है, सत्य की ओर बढ़ती है बुद्धि। ठीक है। किसी भी विषय को सत्य की खोज जो मानव बुद्धि को प्राप्त होती है वो क्या है? वाद है। क्या है दोस्तों? वाद है। अब वही क्या बोलते हैं, जब आप
किसी भी विषय की सत्य की खोज करोगे ना, तो वही क्या कहलाएगी, वाद कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वो वाद कहलाएगी, ठीक है ना। ये वाला वाद जो हमने अभी यहाँ पे देखा था, ये वाद बन जाएगा, ठीक है ना। आपने कोई जानकारी प्राप्त की, वो वाद हो गया, ठीक है। जब मनुष्य को यह पता चलता है कि यह प्राप्त सत्य भी अपूर्ण है, वह प्रतिवाद हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रतिवाद हो जाता है। जैसे कि आपने आप पहले का मानव था, उसने सूरज को देखा कि भाई ये सूरज तो क्या, उसने सूरज को देखा, समझा, और फिर उसने अनुमान लगाया कि भाई हमारी पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूम रही है। क्या है, हमारी पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूम रही है, ठीक है, वो वाद हो गया। लेकिन बाद में उसे और पता चला, यार नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पृथ्वी तो सूरज की तरफ चारों तरफ घूम रही है, पृथ्वी अपने अक्ष पे भी गोल गोल घूम रही है, इस वजह से दिन रात हो रहा है। तो क्या हो गया, प्रतिवाद आ गया, ठीक है ना। क्या हो गया, प्रतिवाद आ गया। क्या है, अब प्रतिवाद में क्या होता है, अपूर्ण प्राप्त सत्य प्रतिवाद का रूप धारण कर लेता है। अब यहाँ वाला जो इसमें जो वाद हमने प्राप्त किया था, इसमें कुछ त्रुटि रह गई थी। क्या, कुछ त्रुटि रह गई थी, त्रुटि रह गई थी, कुछ सत्य का पूर्ण नहीं था, पूर्ण सत्य नहीं था वो, ठीक है ना। तो वही क्या है कि वो प्रतिवाद बन गया। अपूर्ण प्राप्त सत्य प्रतिवाद का रूप धारण कर लेगा। अब इसमें जो असत्य था कि भाई क्या बोलते हैं कि पृथ्वी के बारे में हमें लेके जो असत्य था, उसने क्या प्रतिवाद का रूप धारण कर लिया। मनुष्य फिर से सत्य ज्ञात करने की प्रतिक्रिया करता है। अब मनुष्य ने फिर सत्य जानने की प्रक्रिया की, भाई ये चक्कर क्या है, या पता करते हैं भाई हो क्या रहा है ये, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, दिन रात होता है या सूरज पृथ्वी के कैसे चक्कर लगा रहा है, ये देखते हैं, ये समझते हैं। और फिर उसने सत्य प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया, सत्य। उसने क्या सत्य प्राप्त किया कि नहीं यार, पृथ्वी नहीं घूमती है, सॉरी, सूर्य नहीं घूमता है, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है। क्या 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 है कि भाई पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। और यह संवाद का यह इसने रूप धारण कर लिया। क्या हो गया भाई, संवाद बन गया। ये क्या बन गया, संवाद बन गया, ठीक है ना। वाद निकला, वाद से प्रतिवाद निकला, और फिर ये संवाद बन गया यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। क्या बन गया, संवाद बन गया। अब प्राप्त सत्य कुछ समय बाद पुनः प्रतिक्रिया में आ जाएगा। अब ये संवाद है, कुछ समय तक तो चलता रहा, लेकिन फिर ये कुछ समय के बाद फिर ये क्या बोलते हैं, ये फिर प्रतिक्रिया में आ जाएगा। क्योंकि आप जानते हो कि वैज्ञानिक जो है वो कुछ ना कुछ नई नई खोज करते रहते हैं। उन्होंने जानने की कोशिश की, भाई सूर्य है, लेकिन इसके अंदर क्या ये आग का गोला है, नहीं, इसके अंदर तो हीलियम गैस भरी हुई है, और भी कई तरह के गैसों का गोला है, ये हरदम जलता रहता है, और इसके अंदर इतनी गैस है कि सैकड़ों वर्ष तक जलता रहेगा, ठीक है ना। तो ये फिर क्या बन गया, फिर ये वाद के रूप में आ गया। क्या आ गया, फिर वाद के रूप में आ गया। तो यहां से ये क्या हुआ कि फिर ये संवाद फिर वाद का रूप धारण कर लेगा, फिर वाद से फिर प्रतिवाद बनेगा, और फिर प्रतिवाद से फिर संवाद का रूप धारण करेगा। तो ये ऐसी प्रक्रिया चलती रहेगी, ठीक है ना। यही इसका द्वंद्वात्मक पद्धति है दोस्तों, ठीक है। अब प्रत्येक वस्तु एक मौलिक रूप होता है जो वाद होता है। क्या होता है, वाद होता है, ठीक है ना। और विकसित होकर प्रतिवाद हो जाता है, ठीक है ना। अगर वो बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रतिवाद बन जाएगा। वाद प्रतिवाद मिलकर संवाद बन जाते हैं। कुछ समय पश्चात यह संवाद पुनः वाद का रूप धारण कर लेता है, और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अब दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे गेहूं का दाना। एक गेहूं का दाना जो है वो क्या है, वो वाद है। क्या है, वाद है। आपने उस गेहूं के दाने को खेत में डाल दिया। क्या बोलते हैं, आपने उस गेहूं के दाने को खेत में डाल दिया, फलस्वरूप उसमें क्या हो गया कि फसल आ गई, उसमें एक पौधा निकल के आया। वो पौधा क्या बन गया, प्रतिवाद बन गया। क्या बन गया, वो पौधा प्रतिवाद बन गया। आपने एक गेहूं का दाना जो क्या था, आपका वाद था। क्या था, वाद था। आपने उसको खेत में डाला, उस खेत में से उस दाने में से, उस गेहूं के दाने में से एक पौधा निकला। वो पौधा क्या बना, वो प्रतिवाद बना, ठीक है। और वो फिर और आगे बढ़ा, ठीक है, उसने और आगे बढ़ा, प्रतिक्रिया की उसने, और उसमें से फिर गेहूं का दाना निकला। वो क्या बन गया, संवाद बन गया दोस्तों। वो क्या बन गया, संवाद बन गया, ठीक है। अब उस संवाद में से फिर गेहूं का दाना निकलेगा, या 10-20 गेहूं के दाने निकलेंगे, वो फिर क्या बन जाएंगे, वाद बन जाएंगे फिर, ठीक है। गेहूं से अब ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। गेहूं से निकलेगा, फिर गेहूं बनेगा, फिर गेहूं से निकलेगा, फिर गेहूं बनेगा। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। यही है आपका क्या बोलते हैं, द्वंद्वात्मक आपका पद्धति है, ठीक है। अब क्या है, समाज और राज्य का विकास, ठीक है ना, का अध्ययन द्वंद्वात्मक पद्धति करती है। कैसे करती है भाई, परिवार क्या है दोस्तों, वाद है दोस्तों। क्या है, वाद है, ठीक है ना। थोड़ा ढूंढला दिख रहा होगा, आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर मैं इन सारी चीजों को टाइप करने लगूंगा तो मेरा बहुत टाइम बेकार हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप समझिए, ठीक है।
वाद क्या है? मिलजुल कर स्नेह से रहते हैं। अब परिवार के अंदर में क्या होता है कि सब लोग क्या होते हैं, ये सब मिलजुल के रहते हैं, प्यार से रहते हैं, स्नेह रहता है उनके अंदर में, धीरे धीरे परिवार बढ़ता है। क्या होता है? धीरे धीरे परिवार बढ़ता है, परिवार को विकास और क्या होता है कि भाई ये उसी के विकास में क्या होता है, बाधक बन जाता है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि फैमिली बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है ना? क्या होता है? फैमिली बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, संसाधन कम पड़ने लगते हैं। ठीक है? संसाधन कम पड़ते हैं तो क्या होता है कि भाई वो फिर विकास में बाधा आने लगती है। ठीक है? परिवार के विकास में बाधा आने लगती है। जितना छोटा परिवार होगा उतना अच्छा विकास करेगा। और परिवार के सदस्य क्या होता है, समाज में चले जाते हैं। क्या होता है कि भाई एक परिवार में फिर क्या होता है कि भाई जैसे एक भाई है, 5 भाई हैं। ठीक है? 5 भाई की घरवालियां आ गई, बच्चे आ गए, परिवार बड़ा हो गया, तो उसमें दिक्कत आने लगी, विकास रुक गया सबका। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि कोई 2 कमाएगा, बाकी 3 बैठ के तीन लोगों का बैठ के परिवार खाएगा। तो क्या होगा कि वो अलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अब वो 5 लोग 5 परिवार बना लेंगे। क्या होगा? 5 लोग 5 परिवार बना लेंगे और अपना खाएंगे, कमाएंगे, विकास करेंगे। तो ये क्या बन गया? समाज बन गया। क्या बन गया दोस्तों? समाज बन गया। ठीक है? फिर क्या होगा वहां, अब भाई धीरे धीरे समाज में भी क्या होगा कि समाज में इस तरह से संख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, और क्या होगा कि वहां पे भी संघर्ष चालू हो जाएगा। क्या होगा? संघर्ष चालू हो जाएगा, क्योंकि संसाधन कम पड़ेंगे। ठीक है ना? लोग आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या करेंगे? उद्योग व्यापार में लग जाएंगे। अब भाई परिवार को चलाने के लिए काम धंधा, ये तो बिजनेस करना ही पड़ेगा। तो क्या होगा? उद्योग व्यापार का विकास हो जाएगा। ठीक है? अब उद्योग धंधे व्यापार का विकास हो तो क्या हो जाएगा कि प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। ठीक है ना? क्या हो जाएगी? प्रतिस्पर्धा मतलब प्रतियोगिता बढ़ जाएगी। भाई वो काम कर रहा है, मैं भी काम करूंगा, वो 10 रुपए में कर रहा है, मैं 9 रुपए में करूंगा, मैं 9 रुपए में कर रहा हूं तो कोई 8 रुपए में भी काम करेगा। तो इस तरह की प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। ठीक है ना? और समाज में संघर्ष अत्यधिक बढ़ने के कारण इस संघर्ष से निजात पाने के लिए राज्य की स्थापना हो जाएगी, जो क्या होगा? आपका संवाद होगा। ठीक है ना? वाद, प्रतिवाद, संवाद। वाद क्या हुआ? परिवार हुआ, समाज क्या हुआ? प्रतिवाद हुआ, और राज्य क्या हो गया? संवाद हो गया। ठीक है ना? वाद क्या हुआ? परिवार हुआ, परिवार से फिर इसने ये आगे इसने विकास किया और किसका रूप धारण कर लिया? समाज का, जो क्या हुआ? प्रतिवाद हुआ, और फिर समाज ने प्रतिक्रिया की, आगे बढ़ा और इसने राज्य का रूप धारण कर लिया। ये समाज हो गया दोस्तों। तो मैंने आपको 3 उदाहरणों से समझाने की कोशिश की। मैंने सूरज का उदाहरण दिया, मैंने आपको क्या बोलते हैं गेहूं का उदाहरण दिया, और मैंने आपको परिवार से राज्य कैसे बना उसका उदाहरण दिया। ठीक है ना? अब देख लो ये क्या कहता है दोस्तों, अपने राज्य का सिद्धांत किसमें देता है? ये देता है फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। ठीक है ना? फिलॉसफी ऑफ राइट। ठीक है ना? इन दोनों रचनाओं में हेगल के राज्य संबंधी विचारों का पता चलता है। तो राज्य संबंधी विचारों का पता किसमें चलता है? एक तो फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट में और फिलॉसफी ऑफ राइट के अंदर में। ठीक है ना? राज्य विश्व आत्मा का पृथ्वी पर अवतार है दोस्तों। क्या है? विश्व आत्मा। विश्व आत्मा को आप एक प्रकार से कह सकते हो भगवान कह सकते हो। ठीक है ना? विश्व राज्य क्या है? विश्व आत्मा का पृथ्वी पे अवतार है। ठीक है ना? क्या है? वनस्पतियों तथा प्राणियों से मनुष्य बनता है। क्या बनता है? मनुष्य बनता है। मनुष्य से परिवार का निर्माण होता है दोस्तों, परिवार से समाज का निर्माण होता है, और समाज से क्या होता है? राज्य की उत्पत्ति होती है। तो ये एक अलग अलग चरण है, कैसे क्या बोलते हैं गतिशीलता होती है, और कैसे कैसे आपका वाद, प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से राज्य का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना? हेगल राज्य को विश्वात्मा का पार्थिव रूप अथवा भूमंडल पर विद्यमान ईश्वर है। ठीक है ना? तो क्या कहता है ये भाई? पृथ्वी भूमंडल पर ईश्वर कौन है? राज्य है। ठीक है ना? विश्वात्मा का पार्थिव रूप। ठीक है ना? राज्य को महत्व देता है। ठीक है ना? आप देखोगे तो इसकी रचना में राज्य को ज्यादा महत्व दिया गया है। ठीक है? अब हेगल के राज्य की विशेषताएं क्या? हेगल ने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार माना है। ठीक है ना? तो क्या माना है? ईश्वर का अवतार माना है। किसको माना है? राज्य को माना है। ठीक है ना? तो ये बात याद रखना। राज्य पृथ्वी पर सर्वोच्च संगठन है। इसे क्या कहता है भाई? सर्वोच्च संगठन है। क्या है? सर्वोच्च संगठन है। क्या है? राज्य को सर्वोच्च संगठन कहता है। कौन कहता है? हेगल कहता है। जिसमें विश्व आत्मा की पूर्ण अभिव्यक्ति है। ठीक है? क्या है? पूर्ण अभिव्यक्ति है विश्व आत्मा की। ठीक है ना? मतलब विश्व आत्मा के बराबर इसको ताकत देता है। राज्य की प्रगति द्वंद्वात्मक पद्धति से हुई, जैसा कि मैंने अभी आपको अलग अलग एग्जाम्पल दिया, दाने का दिया, सूरज का दिया, और मैंने राज्य का दिया कि कैसे पहले परिवार, फिर उसके बाद समाज, और फिर उसके बाद राज आया। ठीक है ना? तो होती है, पर दैवी चेतना भी इसमें काम करती है। कहते हैं दैवी चेतना भी इसके अंदर
क्या करती है, काम करती है दोस्तों। ये राज्य के स्वायत्त सिद्धांत का समर्थन करता है। यह राज्य को चेतन प्राणों के समान मानता है। इसके अनुसार राज्य का स्वयं की इच्छा तथा व्यक्तित्व होता है। इसमें व्यक्तियों की इच्छा भी निहित होती है। तो इसने क्या कहा है कि भाई राज्य क्या है, राज्य की भी अपनी एक इच्छा होती है और राज्य का भी क्या होता है, एक अपना व्यक्तित्व होता है। जैसे हमारा व्यक्तित्व है, हमारी इच्छा है, वैसे ही राज्य की भी क्या है, इच्छा है। ठीक है ना। अब ये क्या कहता है, राज्य साध्य है दोस्तों। क्या है, राज्य साध्य है और शक्तिशाली है। ठीक है ना। साध्य का मतलब है अंतिम है। ठीक है ना। लक्ष्य क्या है, राज्य है दोस्तों। ठीक है ना। साधन क्या है, हम लोग साधन हो गए, राज्य साध्य हो गया। ठीक है ना। उदारवादी के लोग क्या कहते हैं, उदारवादी कहते हैं कि भाई राज्य क्या है, साधन है। ठीक है। हीगल के स्वतंत्रता संबंधी विचार का एक बार हम जिक्र कर लेते हैं। हीगल ने व्यक्तिवादी और उदारवादी विचार को अस्वीकार कर दिया। किसने, व्यक्तिवादी और उदारवादी विचार दोनों को ही क्या कहते हैं, अस्वीकार कर दिया। व्यक्तिवादी और उदारवादी में क्या होता है, व्यक्ति को महत्व दिया जाता है, व्यक्ति को विवेकशील प्राणी माना जाता है और राज्य को के द्वारा हस्तक्षेप नीति का समर्थन किया जाता है कि मतलब राज्य व्यक्ति के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है ना। हीगल क्या कहता है, हीगल कहता है नहीं, क्या बोलते हैं, वो राज्य को सर्वोच्च मानता है, वो विश्व आत्मा का अवतरण मानता है पृथ्वी पे। इसलिए हीगल चाहता है कि भाई राज्य के अनुसार ही सारे कार्य हो। ठीक है ना। हीगल के अनुसार राज्य की आज्ञा पालन ही क्या है, स्वतंत्रता है। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि हीगल के अनुसार स्वतंत्रता क्या है दोस्तों, क्या है, हीगल के अनुसार स्वतंत्रता क्या है। तो राजा की आज्ञा का पालन करना ही क्या है, आपका स्वतंत्रता है। एलिमेंट्स ऑफ फिलोसफी ऑफ राइट, देखो यहाँ पे ये मैंने ये बुक का भी नाम लिख रखा है कि ये कहाँ पे कहा गया है, तो एलिमेंट्स ऑफ फिलोसफी ऑफ राइट के अंदर में। हीगल ने फ्रांस की 1789 की क्रांति 1789 की क्रांति की आलोचना की है दोस्तों। आलोचना की है, क्यों आलोचना की है, क्योंकि इसके अंदर स्वतंत्रता जो है ना आपका, स्वतंत्रता समानता और ये इन सब चीजों को महत्व दिया गया था। इस वजह से 1789 की फ्रांस की क्रांति की आलोचना की। हीगल के अनुसार स्वतंत्रता सामाजिक कर्तव्यों के रूप में है। क्या है, सामाजिक कर्तव्यों के रूप में है तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण और वृद्धि समाज की वैधानिक और नैतिक संस्थाओं के द्वारा किया जा सकता है। हीगल व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व नहीं देता है। क्या होता है, हीगल क्या कहता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देता है। उदारवादी क्या कहते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं। ठीक है ना। राज्य की आज्ञा पालन तथा सामाजिक कल्याण का समर्थन करता है। राजा की आज्ञा पालन करनी चाहिए और क्या है, सामाजिक कल्याण का समर्थन करता है ये। ठीक है ना, कि मतलब भाई हमें ऐसा काम अपने पर्सनल के लिए भी करना चाहिए, हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारा सामाजिक कल्याण हो। ठीक है ना। तो दोस्तों ये यहाँ पे होता है खत्म। मैं एक बार और देख लेता हूँ क्या कुछ और कराने के लिए है इसके अंदर में, अगर है तो मैं भी आपको करवा देता हूँ। इसके बाद हम लोग चालू करेंगे हीगल के बाद आपका मार्क्स, कार्ल मार्क्स अन्ना अरेंट कर लें। अन्ना अरेंट छोटा सा है, वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आपको या तो JSML करवा दूं या कार्ल मार्क्स करवा दूं, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स तो ऑलमोस्ट आप, मैं सोच रहा हूँ कि कल आपको कार्ल मार्क्स करवा दूं, पूरा का पूरा 1-2 घंटे की क्लास लगेगी, कार्ल मार्क्स आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। चलो दोस्तों मैं इसके अंदर थोड़ा सा आपको और भी करवा देता हूँ। आज हीगल तो खत्म करना ही है किसी भी शर्त में। ठीक है ना। बहुत, क्योंकि मैं भी अभी कुछ टाइम के बाद ना शायद 4-5 दिन तक रहूंगा नहीं, तो मैं आपको क्या होगा कि मुंह से जो बोल के क्लास देते हैं ना, मैं आपको मौखिक क्लास दूंगा। ठीक है ना। तो उसके अंदर मैं 3-4 थिंकर्स करवा दूंगा, क्योंकि मैं अभी यहाँ से फिर चला जाऊंगा सोमवार को चेन्नई चला जाऊंगा। ठीक है ना। तो फिर वहां पे मेरे को इतना टाइम मिलेगा नहीं, तो इसी वजह से मैं आपको हीगल का शासन संबंधी विचार, दोस्तों क्या है हीगल का
शासन संबंधी विचार दे देते हैं, ठीक है ना। वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि इसकी दंडात्मक पद्धति ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं, ठीक है ना, कि हो सकता है बाई चांस कभी यहाँ से कोई क्वेश्चन पुट अप हो जाए, है ना। तो क्या कहता है कि भाई हीगल का शासन संबंधी विचार, दोस्तों क्या कहता है कि ये भाई एक संविधान की बात करता है, क्या कहता है, संविधान, क्या संविधान, और संविधान को ये क्या करता, संविधान के बारे में ये क्या कहता है कि भाई ये कहता है तीन लोगों को इसमें रखता है, एक तो विधायिका, ठीक है, नंबर एक, और फिर दूसरा किसका वर्णन करता है, ये करता है कार्यपालिका का, कार्यपालिका का, और तीसरा किसका करता है, ये तीसरा करता है ये राजा का, क्या कहते हैं, राजा का, ठीक है ना, राजा का। अब क्या कहता है, अब इन तीनों के बीच में जीवंत अटूट एकता समन्वय को स्वीकार नहीं करता, ये क्या कहता है भाई, इन तीनों के बीच में क्या कहता है कि आपका जीवंत अटूट एकता समन्वय को ये स्वीकार नहीं करता है, इन तीनों के बीच में क्या करता है, आपका जीवंत अटूट एकता, जो कभी ना टूटे उसको कहते हैं अटूट एकता, और क्या होता है, समन्वय को स्वीकार नहीं करता ये, ठीक है ना, स्वीकार नहीं करता है, नहीं करता है, ठीक है। अभी क्या कहता है कि भाई सभी सत्ताएं एक सत्ता के रूप में कार्य करें, क्या सभी सत्ताएं एक शक्ति के रूप में कार्य करें, क्या करें, एक शक्ति के रूप में कार्य करें, ऐसा कहता है आपका हीगल, है ना। और क्या कहता है, वंशागत संवैधानिक राजा की संप्रभुता का समर्थन करता है, क्या कहता है, वंशागत जो वंश के उससे निकल के आते हैं ना, ठीक है ना, वंश एक वंश में होते हैं उसके, संवैधानिक, वंशागत संवैधानिक राजा का समर्थन, ठीक है, राजा का समर्थन, ठीक है ना, समर्थन, ठीक है। अब कार्यपालिका के बारे में क्या कहते हैं, कार्यपालिका के बारे में देख लेते हैं, पुलिस व न्याय प्रशासन को शामिल करता है, इसमें किसको करता है, पुलिस और न्याय प्रशासन को इसमें शामिल करता है, प्रशासन को, ठीक है ना, क्या पुलिस और न्याय प्रशासन कार्यपालिका में होगा, ठीक है। और क्या, अब क्या है कि कार्यपालिका का और क्या है कि भाई जो राजा के जो वो होंगे ना, निर्णय जो होंगे ना, वो कार्यपालिका क्या करेगी, इसको लागू करेगी, कार्यपालिका लागू करेगी, ठीक है ना, लागू करेगी, ठीक है। ये जो हीगल ने ये जो विचार दिए है दोस्तों, ये हीगल ने विचार दिए, ये तीनों के बारे में दिए हैं, इन तीनों के बारे में दिए हैं, ठीक है ना, और इनके अपने अपने हैं, मैंने कार्यपालिका बता दिया, विधायिका का बताता हूँ। तो विधायिका क्या करेगी, राज्य में व्यवस्था परिवर्तन शांतिपूर्ण तरीके से, ठीक है ना, क्या शांतिपूर्ण तरीके से, ठीक है, तरीके से क्या करेगी कि भाई
अगर 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 किसी व्यवस्था में परिवर्तन करना है, ठीक है, क्या कहना, किसी व्यवस्था में कोई परिवर्तन करना है तो वो कौन करेगी, आपकी विधायिका करेगी और शांतिपूर्ण तरीके से करेगी, है ना। हमारे देश के अंदर में क्या है कि विधायिका जो है क्या करती है, कानून निर्माण का कार्य करती है, ठीक है ना। तो शांतिपूर्ण तरीके से करती है, तो वैसी बात है, लगभग राज्य में व्यवस्था में परिवर्तन कहाँ से कौन करेगा, विधायिका करेगी और शांतिपूर्ण तरीके से करेगी। अब ये देखो दोस्तों, ये तो पहला हो गया। अगर ये क्या होगा कि भाई विधायिका ने कोई डिसीजन लिया, विधायिका के निर्णय पर अंतिम निर्णय राजा का है, अंतिम निर्णय राजा का है, ठीक है ना, किसका है, राजा का है, ठीक है ना। अंतिम निर्णय क्या होगा, राजा होगा। ये नहीं कि विधायिका ने कोई कानून बना दिया तो वो पास हो गया, जब तक राजा उस पर वो नहीं देगा, अंतिम निर्णय नहीं देगा, तब तक वो होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद है इस, और क्या है, अब ये क्या है, विधायिका कानून बनाती है, विधायिका क्या बनाती है, कानून बनाती है, कानून बनाती है, बनाती है, ठीक है ना, ये देखना, ठीक है। अब जो है कि क्या बोलते हैं, जो हीगल है ना, हीगल, मैं इसको मिटा दूं एक बार, कार्यपालिका को बाद में लिखवा दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है ना। वैसे यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट इतना क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत नॉलेज रख लो। इसका द्वंदात्मक वाला द्वंदात्मक पद्धति है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हर बार वहीं से आता है। अब हीगल ने विधायिका को दो भागों में बांटा है, विधायिका को दो भागों में बांटा है, ठीक है ना, क्या दो भागों में बांटा है, कौन कौन से हैं वो देख लो। पता नहीं क्यों तो मेरे से हमेशा तिरछा ही लिखा जाता है, कितनी प्रैक्टिस कर ली लेकिन ये सुधरने का नाम नहीं ले रहा। ये है अभिजात सदन, और दूसरा है आपका क्या है, प्रतिनिधि सदन, ठीक है, प्रतिनिधि सदन। ये क्या बोलते हैं, वंशानुगत ज्येष्ठ, वंशानुगत होगा, क्या होगा, वंशानुगत होगा, ठीक है ना, वंशानुगत के अनुसार होगा, और जो इनमें श्रेष्ठ होगा ना वही होगा, ठीक है ना, मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठाधिकार, श्रेष्ठ मतलब जो श्रेष्ठ होगा, है ना, श्रेष्ठाधिकार, अधिकार के माध्यम से होगा, इसमें अभिजात सदन के अंदर में। और प्रतिनिधि सदन में क्या होगा दोस्तों, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, ठीक है ना, जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधि, ठीक है ना, चुने प्रतिनिधि होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये चीज है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है दोस्तों, अब ये कैसे चुने जाएंगे व्यक्ति, इसमें चुनाव प्रक्रिया में जाने की जरूरत नहीं है। हीगल का नागरिक समाज पढ़ लेते हैं दोस्तों, हीगल का नागरिक समाज में भी शायद, लेकिन ये भी नहीं आएगा, आएगा जब भी आएगा द्वंदात्मक आएगा। हीगल का नागरिक समाज। अब क्या है कि अब हीगल जो है ना, हीगल क्या बोलते हैं, राज्य और नागरिक समाज में अंतर करने वाला विचारक है, क्या है, विचारक है, ठीक है ना। क्या है, राज्य और आपका इसमें राज्य और नागरिक समाज में अंतर करने वाला विचारक है हीगल, ठीक है ना, है ना। अब ये क्या कहता है, दूसरी बात कहता है कि नागरिक समाज के द्वारा ना,
के द्वारा क्या होंगे आपके प्रशासनिक कार्य और आपके वैधानिक कार्य संपन्न होंगे। वैधानिक कार्य संपन्न होंगे। किसके द्वारा? नागरिक समाज के द्वारा। फिर तीसरी बात कहता है अब इसमें क्या क्या कि हीगल ने ईश्वर की जगह क्या क्या है? विश्वात्मा शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये इसके नागरिक समाज की विशेषता है ही नहीं है। ठीक है, हीगल ने क्या क्या ईश्वर की जगह विश्वात्मा शब्द का प्रयोग किया है। हीगल नागरिक समाज और राज्य को विरोधक नहीं पूरक मानता है। हाँ, ये हो सकता है। हीगल नागरिक समाज और राज्य को पूरक मानता है। क्या मानता है? पूरक मानता है। पूरक मानता है, मतलब एक दूसरे के लिए है। ठीक है ना? तो ये सारी इसकी क्या बोलते हैं, इसकी खास खास बातें हैं और कुछ ज्यादा इसके अंदर है नहीं। आप इसका द्वंद्वात्मक पद्धति जो है ना उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि हर बार क्वेश्चन वहीं से आता है। आज तक मतलब ये इसकी सरकार वरकार वाली जो विचारधारा है वहां से कोई क्वेश्चन आया नहीं है, और विश्वास मानिए यहाँ से क्वेश्चन कोई आएगा भी नहीं। ठीक है, अभी कुछ देर बाद 30 से 50, ठीक है ना, 50 मिनट बाद मेरे टेलीग्राम जो है ना पॉलिटिकल सॉल्यूशन पे पर क्या होगा, आपका क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है ना, प्रश्न सारे आ जाएंगे जो भी आपके इससे रिलेटेड है, हीगल से हैं। ठीक है ना, जो बनते हैं। अगर आप वो कर लोगे तो आप विश्वास मानिए कि आपको वो बहुत हेल्प करने वाले हैं एग्जाम के अंदर में। ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते रहेंगे। कल कोशिश करूंगा या तो मिल या फिर आपका वो खत्म कर देंगे, आपका मार्क्स या मिल। ठीक है ना, तो जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट।